नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा करिश्माई है कि सामने वाले को वो अपना बना लेते हैं। अगर उनके सामने दुश्मन है, तो वो या तो खुद को करेक्ट कर लेगा या फिर कभी उनके सामने नहीं आएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये एक बड़ा उदाहरण है, G20 के दौरान आप सब ने देखा, दुनिया ने देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे रहे, जो कभी दुश्मनों की गिनती में थे, लेकिन वो भारत के दोस्त हो गए। अब देखिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और एर्दोगान के इस एक्ट ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। उन्होंने एक बयान भी दिया, ज़ाहिर-सी बात है उनके इस बयान से चीन को भी चिंता हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एर्दोगान का भारत के प्रति यूँ कहिए कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आज इसी विषय पे बात करते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का हृदय कैसे बदल गया, कैसे वो मोदी के प्रति, भारत के प्रति इतने आकर्षित हो गए। इस पर जानकारी के लिए कोलकाता से जुड़ रहे हैं मेरे साथ कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। नमस्ते मिस्टर मैडम, राय थैंक यू फॉर बहुत इनवाइटिंग मी ऑन द शो। नमस्कार। जी, डॉक्टर राय मैं जानना चाह रही हूँ कि करिश्मा कैसे हुआ ये? कभी-कभी अ, हैरानी होती है, कभी पाकिस्तान का दोस्त तुर्किया आज भारत से दोस्ती के लिए इच्छुक हो रहा है और एर्दोगान कह रहा है कि भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होगा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, गर्व फ़ील होगा। ये एक बड़ा बयान है और ये उस शख्स की ओर से आया है, जिसकी सोच भारत विरोधी मानी जाती रही है, जो पाकिस्तान के साथ मिल कर के भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ करता रहा है। इवन कश्मीर का जो नापाक एजेंडा है, वो भी उसने चलाया और खुल कर के 370 हटाए जाने का भी विरोध किया उन्होंने और मुस्लिम कार्ड भी वो खेलता रहा है। खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश करता रहा है और अब वही एर्दोगान यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत करने लगा है। ये सब कैसे हो गया? मैडम, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रेसिप तैयब अर्दनान ये इनका तीसरा टेन्योर है तुर्की में, एंड ही इज नॉट अ इमेच्योर पॉलिटिशियन। इन्होंने जो भी अभी स्टेटमेंट दिया है, काफी सोच समझ के दिया है, जी, क्योंकि तुर्की प्रेजेंटली काफी इकोनॉमिक टर्मोइल में से जा रहा है, इकोनॉमिकली काफी बैक हो गया है। तो इसने देखा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के जी, बीच जी, जी, हाथ पकड़ना है, पाकिस्तान से उसको मिलना कुछ नहीं है। जी, जी, मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड दूंगा। जी, श्योर। अदनान जी इनिशियली जी, उन्होंने सोचा कि इस्लामिक वर्ल्ड में वो लीडर बनेंगे, बिकॉज जो जी, इस्लामिक वर्ल्ड का सल्तनत है, द ऑटोमैन एम्पायर जिसको कहते हैं, जी, दैट इज बेसिकली जो अर्स्टवाइल टर्की है, वहां इवॉल्व हुआ था 13-1400 सेंचुरी में। जी। सो उसको अपना बलबूता लेके हुँ। टर्की ने सोचा कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूंगा। जी, बट देन टर्की, दो इट इज एन एडवांस्ड कंट्री, यूरोपियन है, वेस्टर्नाइज्ड है, एंड सो कॉल्ड सेकुलर भी कहते हैं अपने आप को, दो इट इज एन इस्लामिक स्टेट, बट देन सऊदी अरेबिया ये बीड़ा छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि दे हैव गॉट मनी पावर एंड दे जी, आर जी, फीडिंग टू
all the Islamic states, and it is one of the richest Islamic states. That is why MBS is one to one with everybody, starting from Biden onwards to Modi. So ये अर्दोगान का सपना था कि जी इस्लामिक वर्ल्ड में लीडर बनेगा जो इसके ऑपोजिशन को पसंद नहीं था, बिकॉज कमाल पाशा जो कि मॉडर्न टर्की का क्रिएशन किया था इन दी 1938, उनका फंडामेंटल्स टूट रहा है था, एंड ऑपोजिशन doesn't want that modern Turkey to break. And Erdogan's fundamentalism of Islam coming into the daily life of the Turkish people. But then he is a strong politician. तीसरा टेन्योर है. दो 2016 में कू हुआ था, but he got over it and he is still in power. So ये तो उनका सपना हुआ नहीं है, और पाकिस्तान से बल्कि उसको मिलना कुछ नहीं था, बट एक और इस्लाम स्टेट उसके पॉकेट में है. इसीलिए अर्दोगान had anti-India feelings. जबकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया entered, तो जी Turkey had objections to it. Article 370, Turkey had objections to it. कश्मीर के मुद्दे पे Turkey had objections. They were pro-Pakistan and anti-India. But then over a period of time, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान is having more tendency towards China and giving more space area for Chinese projects, जबकि Turkey also wanted space in Pakistan so that वो अफगानिस्तान पे नजर रख सके, ईरान पे नजर रख सके, और सेंट्रल एशियन इस्लामिक कंट्रीज पे, जी which Pakistan was not able to give because China really did not want it. So ये कुछ कारण थे. That is why Pakistan and Turkey were pro each other. But then over a period of time, economically Turkey started falling back, because though it is a European country, it is not part of the EU because it is an जी Islamic state. And economically they started falling back. And then Erdogan is a very smart politician. उन्होंने देखा India is a fast growing economy, and in a couple of years it will become the third largest economy, maybe after US, China, and then India. And presently we are growing and our GDP is ahead of China. So Turkey has played a very smart card. And also आपको पता ही होगा that Modi ji is the top ranking global leader as of today with 76% of the votes. With Biden, Sunak, Macron, ये सब बहुत पीछे है with just about जी 40%, 27%, 21%. जी Modi is way ahead of everybody. So his जी stature also matters, which has drawn Erdogan towards India. Even जो पिछला SCO समिट हुआ है, संघाई जी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 15-16 सितंबर 22 में, उस समय भी समरकंद में उज्बेकिस्तान में अर्दोगान ऑन द साइडलाइंस मोदी जी से मिले थे, बिकॉज प्रेजेंटली द प्रेसिडेंसी ऑफ SCO इज विद इंडिया, एंड इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए टर्की वांट्स टू बी पार्ट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिया को अगर अपने गुड बुक्स में रखेगा तो इट मे गेट अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू दिस SCO, एंड SCO में घुसने से दे कैन हैव ट्रेड लिंक्स with India, China, Russia, and the other countries in this organization. G20 का already Turkey is a part. So that is the reason
साइडलाइंस ऑफ G20 में भी इस बार जी, हमारे मोदी जी और अर्दोगान मिले थे, एंड लॉट ऑफ बिजनेस डील्स हैव बीन स्टक, जी, infrastructural development growths have been planned out, and even काउंटर टेररिज्म एंड टेररिज्म के मुद्दे पे भी बात हुआ है. जी। So these are the aspects which have been spoken. तभी और एक जी, कैरी ऑन, हाँ, बोलिए. कैरी और ऑन। एक और बहुत अहम मुद्दा है, फरवरी 23 में टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था टू द स्केल ऑफ अबाउट 7 रिचर्स, जी, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द मेजर contributors of medical teams were sent, एड सप्लाई फूड कपड़ा भेजा था, एंड जिसे ऑपरेशन दोस्त के नाम से जाना जाता है. जी, एंड इंडिया इज द थर्ड country which has given the third largest aid to Turkey. जी। That has won Erdogan, and that was a big game changer which Modi did. हम दुश्मन को भी अपना, मतलब जो हमारे दुश्मन जी। नहीं होगा बट जो हमारे प्रो नहीं है, हम उनको भी सहायता करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड हमने अपना मैनेजमेंट भी किया था, और जो एंटीडोट है हर एक को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इंक्लूडिंग द थर्ड वर्ल्ड. जी, सिमिलरली ऑपरेशन दोस्त वाज डन जबकि टर्की वाज नॉट इन आवर गुड बुक्स. या, एंड अगर इस बार आपने देखा हो, एक दिन का दौरा मोदी जी ने किया, ग्रीस से होते हुए आए. जी, That was basically to meet some Turkish businessmen also, so that business deals could be tied up and टर्की को अपने साइड लिया जाए. सो दीज आर द रीजंस. एंड इंडिया को फायदा क्या है टर्की से? द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ टर्की इज इन सच अ प्लेस दैट जितने भी बिजनेसेस है टर्की में, taxes are lesser and things can be organized, and these businesses can then flourish into the European Union because of the location of Turkey. So we must build up these strategic location, the cultural affinity, and also our historic background, because बहुत पहले in the 1481s the Ottoman Empire used to have business relations with the Chola Empire and the Muslim rulers of those times. So ये सब मिल बट के has made this economic tie-up which has happened, and Erdogan sees that if India gets a permanent seat in the United Security Council and Turkey is in good books of India, उनको फायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा. And in case of the UNSC, everybody wants India to get a permanent seat, but only China इन 5 देशों में से ऑब्जेक्ट कर रहा है. जी, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना में only China is the one who is objecting to it. So India is trying to coax China to say yes, but then China के तो आपको आदत पता ही है, मुंह पे जी। राम राम बगल में छुरी वाली बात है. So let us watch. And मिस्टर रॉय, तुर्की भारत विरोधी चीन की गुटबाजी का हिस्सा रहा है, आपको भी पता है। चीन लगातार यूएनएससी का में भारत का स्थायी जो सदस्यता है, उसका विरोध करता रहा है। अब वही तुर्की चीन के खिलाफ जा कर के भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर रहा है। मतलब वकालत इसके पीछे मतलब उसका क्या फ़ायदा है? हमारा तो फ़ायदा है ही। नहीं, तुर्की का ये फायदा ये है कि इकोनॉमिकली ग्रो करेगा. अगर एससीओ में, जैसे मैंने बताया, हुँ, हुँ। एससीओ में तुर्की इंक्लूड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चाइनीज
से भी उसके इकोनॉमिक तालमेल बढ़ जाएगा। एंड इट इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट, एर्दोगान का ये स्टेटमेंट कहने का ये मतलब है कि चाइनीज को कि आप यस बोलिए सो दैट इंडिया ऑल्सो गेट्स अ सीट एंड वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर, बिकॉज अर्दोगान ने अब ये समझ लिया है कि अगर ग्रो करना है तो सबको लेके ग्रो करना है। जी, G20 में जैसे the whole motto was or the tagline was one earth, one family, one future. So जी, अगर जी। इस दुनिया में अकेले हम तो ग्रो नहीं कर सकते हैं, सबको वेरी ऑब्वियस, मिलके ग्रो वेरी करना ऑब्वियस। है। हुँ, एंड मोदी का स्टैचर अभी ऐसा हो गया है, he is much ahead of everybody else. His charisma has flown. That is what Erdogan has understood. So that is what he is trying to tell China also indirectly. Ki please say yes so that they can get a permanent seat. तो उनका कहने का यही है कि चाइना हाँ करे और हम सब ग्रो करें। एंड इनडायरेक्टली चाइना को बोल रहे का कोशिश कर रहा है कि लेट अस नॉट ट्राई टू पुल अदर पीपल, बिकॉज चाइना के जो हरकतें हैं हर एक के सामने छुपा तो है नहीं। हुँ, So हुँ। that is basically the reason. It is an indirect hint कि please help India to get the seat because their veto will matter a lot. So, and आज के तारीख में between India and Turkey, the trade is about $7.5 billion. So, जी, काफी हद तक बढ़ चुका है। And then there are other companies like Mahindra and Mahindra, Tatas, who are ready to invest there in Turkey. They are just waiting for the MOUs to get signed. आपसे So मैं एक that is बहुत what ही is, इम्पोर्टेंट इश्यू पे अ, जानकारी चाहती हूँ। अनंतनाग में अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और ये जो yes. हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, ये अब चूँकि G20 की जो सफलता है, जिसमें चीन तो आया ही नहीं, इधर तुर्किया ने भारत के साथ दोस्ती कर ली है। तो ये जो अनंतनाग में चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैडम, ये तो पाकिस्तान की आदत है कि इंडिया का कोई भी सफलता उसको पचता नहीं है। हुँ, हुँ। सो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं, ये इंस्टेड ऑफ अपना इकोनॉमी ठीक ना करके दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं। हुँ, हुँ। और ये जो अभी अनंतनाग में एक्टिविटी चल रहा है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज में देख रहा था 2 और कैजुअलिटीज हुए हैं। जी। एंड जंगल काफी, अनंतनाग एरिया है जो कोकरनाग जी, जी। एरिया, जो जंगल है उस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में काफी घना है। हुँ, एंड हुँ। ये जो टेररिस्ट वहां छुपे हुए हैं, दे नो दैट टेरेन वेरी वेल, क्योंकि उसी टेरेन में ये रहे हैं। प्लस यहाँ पे काफी केव्स हैं, जबकि ड्रोन्स भी यूज किए जा रहे हैं, बट डेड एरिया बहुत है, इसलिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है। एंड आई एम श्योर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना एक आध दिन में इसको खत्म करके इनको निकाल ही देंगे टेररिस्ट को। बट पाकिस्तान के तरफ से ये बहुत ही गंदा और घिनौना हरकत है कि ये जो टेररिस्ट और प्रॉक्सी वॉर जो चलाए जा रहे हैं, इससे बेहतर तो यही होगा कि वो अपना इकोनॉमी संभाले जो कि डोलड्रम्स में है, अपने लोगों जी। का दाना पानी के विषय में सोचे, कुछ इंडस्ट्रीज खड़ा करे। पाकिस्तान आर्मी जो कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम में घुसा हुआ है, अपने देश का प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी के विषय में सोचे, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट कश्मीर, विच आई एम श्योर दे विल नेवर गेट इट। और इस रेट से चलते रहे तो जो कश्मीरी लोग हैं उनका भी जो थोड़ा बहुत
उनके प्रति सिंपैथीज है पाकिस्तान के प्रति, वो भी खत्म हो जाएगा। एंड आप लेट मी इसमें टेल आप यू, इसमें आप इसमें चीन का कोई रोल देख रहे हैं? इसमें चीन का तो आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी रोल इन दिस। मनी पम्प्ड इन मे बी फ्रॉम चाइना, यस, बिकॉज टेररिस्ट को पैसों की तो जरूरत है ही, तो मनी मे बी पम्प्ड इन फ्रॉम चाइना और फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपना इतना है नहीं, आईएसआई को पैसा कहीं से तो मिल रहा होगा। सो पॉसिबल है कि पैसा वहां से आ रहा हो चैनल करके आईएसआई के थ्रू, बट अदरवाइज डायरेक्ट हैंडलिंग तो है नहीं। ये जितने ट्रेनिंग वहां आईएसआई से या पाकिस्तान आर्मी से ही हो रहा है। एंड ये जो प्रॉक्सी वॉर है ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, पाकिस्तान का जो ये दोगला खेल है। एंड आई ऑल्सो फील that we should ban Pakistani item, their singers, their cricket, everything, so that they get isolated in Asia at least, if not the world. Because they are on the verge of, at one time, they were on the verge of being declared a terrorist country. So that is my take on Pakistan at this moment. मिस्टर शांतनु, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे शो में अपना समय दिया। धन्यवाद। Thank you, madam.